हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। कल की वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस बनाने की जो 3 विधियां होती है, 3 मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट मेथड होता है योग विधि से ट्रायल बैलेंस बनाना। सेकंड, शेष विधि से ट्रायल बैलेंस बनाना यानी कि बैलेंस मेथड। थर्ड होता है योग और शेष दोनों विधि से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। आप पहले की वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस को बैलेंस मेथड से कैसे बनाया जाता है और बैलेंस टोटल मेथड से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सपोज कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में, नगद माल बेचा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी एंट्री जर्नल में कर दी जाएगी कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स एंट्री करने के बाद अब उसको लेजर में ले जाया जाएगा और लेजर पोस्टिंग कर दी जाएगी, यानी लेजर में अकाउंट बनाए जाएंगे। तो एक तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट बनेगा लेजर में, दूसरा सेल्स अकाउंट बनेगा, वो हम यहाँ बना लेते हैं। कैश टू सेल्स हमारा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जर्नल में उसकी एंट्री हो चुकी है। अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि सबसे पहले जर्नल में एंट्री की जाती है किसी भी ट्रांजेक्शन की। तो वो हो गई है कैश टू सेल्स से। अब हम क्या करेंगे, लेजर में कैश अकाउंट बनाएंगे। लेजर पोस्टिंग फॉर्मेट आपको पता है, टी शेप में बनता है फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, इस तरीके से होता है। अब देखिए, 1,000 रुपए का नगद माल बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 1000 अमाउंट हमारा आ जाएगा। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट बनाया जाएगा। हर एक मद का अकाउंट बनाया जाता है लेजर में। सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 1000 रुपीज से। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज किराया चुकाया, किराया जैसे चुका दिया जाएगा ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उसके बाद में जर्नल में उसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमने बना लिया है। हर एक अकाउंट को एक ही बार बनाया जाता है, बार बार उन अकाउंट्स को नहीं बनाया जाता। कैश अकाउंट बन चुका है, अब हम रेंट अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट लेजर में बनाए जाते हैं, जिससे कि लेजर पोस्टिंग कहते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, इसका मतलब है रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। किराया कितना चुका है, मान लीजिए 500 रुपए का किराया चुका है, तो वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे और इस तरीके से इनकी लेजर पोस्टिंग हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप करने के बाद थर्ड स्टेप पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो लेजर में अकाउंट्स बनाए हैं उनके अमाउंट हमने गलत तो नहीं लिख दिए। हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, या हमने टोटल गलत कर दिया हो, या बैलेंस निकालने में मिस्टेक हो गई हो, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो उसे चेक करने के लिए, यानी थर्ड स्टेप पे जाने से पहले ये चेक किया जाता है कि अकाउंट्स सही बने हैं या नहीं, और वो चेक करने के लिए, गणितीय अशुद्धि का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो लेजर में पोस्टिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, यहाँ पे जो लेजर्स के अकाउंट हैं वो नेम यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहले ऊपर जिस भी कंपनी के द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है उस कंपनी का नाम यहाँ लिखा जाता है, ट्रायल बैलेंस ऑफ, और जो भी नेम होता है वो लिख दिया जाएगा, एज ऑन, और डेट, जिस भी डेट को ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो डेट यहाँ लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बार फिर से टोटल मेथड से जो है ट्रायल बैलेंस बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल मेथड से देखते हैं। तो टोटल मेथड से कैसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। कैश अकाउंट है, सीरियल नंबर फर्स्ट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल 1000 है, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे 1000। क्रेडिट साइड का टोटल कुछ भी नहीं है, 0, तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकंड, सेल्स अकाउंट है,
सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल अगर हम करें तो 0 है, कुछ भी नहीं है टोटल इसका, तो हम यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे डेबिट साइड का कॉलम सेल्स अकाउंट के सामने वाला। और क्रेडिट साइड का टोटल, अगर और ट्रांजेक्शन होते तो वो भी हम यहाँ लिखते हैं और टोटल अमाउंट हमारा आ जाता 1000 रुपीज है यहाँ, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल। उसी तरीके से रेंट अकाउंट बनाया हुआ है लेजर में, तो रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 500, तो हम रेंट अकाउंट के सामने डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे 500। क्रेडिट साइड का टोटल कुछ भी नहीं है, उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से लेजर में और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे, वो सभी अकाउंट्स यहाँ लिख दिए जाते हैं और डेबिट साइड का टोटल होता है हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ये है टोटल मेथड, यानी योग विधि से इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और लास्ट में जब सारे अकाउंट्स हम यहाँ लिख देते हैं उसके बाद में टोटल करके हम चेक करेंगे। अगर तलपट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है, इट मीन्स किसी भी तरह की कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, जो ट्रांजैक्शंस डेबिट क्रेडिट किए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ये चेक हो जाता है। तो देखिए इस साइड का अगर हम टोटल करें, देखिए इस ट्रांजैक्शन में किराया चुकाया था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ था, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी 500 रुपए से एंट्री होगी, जो हम करना भूल गए थे, बाय रेंट अकाउंट। यानी कैश अकाउंट किस वजह से क्रेडिट हुआ है, उसका रीजन है किराया चुकाया, उस वजह से 500 रुपए से, या यहाँ इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ तो कैश आया था इसलिए डेबिट साइड में, और इस ट्रांजैक्शन में कैश हमारा जा रहा है, क्रेडिट किया गया इसलिए कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम बाय रेंट अकाउंट 500 से लिखेंगे। अब देखिए ये जो हमने कैश अकाउंट बनाया था, डेबिट साइड का टोटल 1000 है, क्रेडिट साइड का टोटल 500 है, तो हम क्रेडिट साइड में 500 लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम का हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है 1500। इसी तरीके से क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 1500। अब आपने देखा, हम जब मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट में ये वाली एंट्री करना मैं भूल गई थी, है ना, तो उससे क्या हुआ था, जब मैं ट्रायल बैलेंस को चेक कर रही थी, जब टोटल कर रही थी डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का, तो यहाँ पे आ रहा था हमारा 1500 और यहाँ आ रहा था 1000 रुपीज। तो उससे क्या हो रहा था, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल नहीं आता और तुरंत मुझे पता लग जाता कि हाँ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। और अभी आपके सामने ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल हमें पता लग गया कहाँ हमने मिस्टेक की है। तो हमारी मिस्टेक यहाँ हो गई थी जिसे कि मैंने करेक्ट कर दिए। तो ये तो है टोटल मेथड से, यानी योग विधि से ट्रायल बैलेंस बनाना। अब सेकंड विधि होती है शेष विधि से, यानी बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल सिंपल होता है। बैलेंस मेथड में सबसे पहले बैलेंस निकाला जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का। जैसे कि कैश अकाउंट है तो डेबिट साइड का टोटल है 1000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 500, तो हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो देखिए 1000 में से 500 अगर लेस करेंगे तो 500 रुपये आ रहा है, लेकिन डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है। जिस साइड का कॉलम ज्यादा होता है वही उसका शेष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 500 रुपये से यहाँ का अमाउंट ज्यादा है तो डेबिट शेष कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, कैश अकाउंट लिख के डेबिट शेष है, डेबिट साइड का कॉलम का अमाउंट ज्यादा है, 500 रुपये से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे 500 रुपीज। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट का बैलेंस अगर हम निकाले तो यहाँ तो कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ है 1000, डिफरेंस अगर निकाले तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, किस साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब है सेल्स अकाउंट का क्रेडिट शेष है। क्रेडिट शेष है तो हम ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट साइड में जो शेष होता है उसे उसी साइड में लिखा जाता है। अगर डेबिट शेष होता है यानी कि डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, और क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और डेबिट बैलेंस कब होता है, जब डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होता है क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट बैलेंस कब होता है, जब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। तो देखिए सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, 1000 रुपीज थे, तो हम सेल्स अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1000
अमाउंट से। उसी तरीके से रेंट अकाउंट का अगर बैलेंस हम निकालें तो दोनों साइड के टोटल का डिफरेंस हो रहा है 500 रुपए से, ठीक है। डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब है रेंट अकाउंट का डेबिट शेष है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में हम रेंट अकाउंट लिख के डेबिट साइड में लिखेंगे 500। और इस तरीके से लिखने के बाद डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल हम करेंगे तो हम देखेंगे डेबिट कॉलम का टोटल आ रहा है हमारा 1000 और क्रेडिट कॉलम का बैलेंस जो टोटल है हमारा वो भी आ रहा है 1000। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि हमने जो ट्रांजैक्शन जर्नल में किए हैं और उसके थ्रू जो लेजर में पोस्टिंग की है वो बिल्कुल सही है, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से शेष विधि से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। टोटल मेथड में तो टोटल लिखा जाता है, लेकिन शेष विधि में क्या किया जाता है, दोनों का बैलेंस निकाल के और फिर जो भी बैलेंस होता है वो यहाँ लिख दिया जाता है। अब एक थर्ड मेथड और हम समझ लेते हैं। थर्ड मेथड होता है योग व शेष विधि, यानी इसमें दोनों का मिक्सअप होता है। योग विधि भी चलती है, शेष विधि भी चलती है, दोनों के लाभ इसमें मिल जाते हैं, योग विधि और शेष विधि। इस मेथड से जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो अमाउंट के 2 कॉलम नहीं होते हैं, अमाउंट के 4 कॉलम्स होते हैं। यहाँ हम 2 कॉलम्स और बना देंगे अमाउंट के, वो भी डेबिट और क्रेडिट के ही होते हैं। एक कॉलम हम यहाँ बना देते हैं, एक और अमाउंट का यहाँ बना देते हैं, और ये हो जाएगा LF का कॉलम। ये डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। देखिए यहाँ पे तो हम टोटल अमाउंट लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस। इस तरीके से टोटल एंड बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस विधि से कैसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस वो हम पढ़ लेते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल 1000, तो हम टोटल वाले कॉलम के डेबिट कॉलम में लिखेंगे 1000। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल 500, तो क्रेडिट साइड में हम टोटल लिख देंगे 500। अब इन दोनों का जो बैलेंस है वो हम लिख देंगे। डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 500 रुपए से, तो डेबिट शेष है, डेबिट साइड में हम लिख देंगे 500 रुपए। तो इसका बैलेंस भी तुरंत हम यहाँ लिख सकते हैं। सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। क्रेडिट साइड का टोटल है 1000। अब देखिए डेबिट साइड का तो टोटल इतना है, क्रेडिट साइड का टोटल इतना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1000 रुपए, तो हम क्रेडिट साइड में 1000 रुपए लिख देंगे सेल्स अकाउंट के सामने। नेक्स्ट रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल है 500 रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल है कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 500 का, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट शेष है, यानी नाम शेष भी जिसे बोलते हैं, वो हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे 500 रुपए से। तो ये होती है योग और शेष विधि से ट्रायल बैलेंस निकालना। और लास्ट में हम इनका टोटल कर देंगे। यहाँ टोटल हो जाएगा 1500, यहाँ भी 1500, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। यहाँ 1000 रुपीज और यहाँ आ जाता है 1000 रुपीज। तो दोनों साइड के टोटल बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स लेजर पोस्टिंग और जर्नल में किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। गणितीय रूप से जो अकाउंटिंग की गई है वो गणितीय रूप से बिल्कुल शुद्ध है। तो इस तरीके से उनकी मैथमेटिकल शुद्धता का जो है पता लगाया जाता है, उसे चेक किया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने की 3 विधियां होती हैं। तीनों विधियां हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इन तीनों तरीके से ही ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए अगर इस तरीके से अकाउंट्स दे दिए जाए, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट, इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, इतने सारे अगर अकाउंट्स दिए जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है कि आपके एग्जाम में अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि डेबिट शेष है या क्रेडिट शेष है। तो आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे खातों के शेष के आधार पर तलपट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए खातों का शेष हमें कैसे पता लगेगा। एग्जाम में सिर्फ इतना सा लिख दिया जाएगा, सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, या फिर लिख दिया कैपिटल अकाउंट। सिर्फ इतना दे दिया जाएगा और इनका अमाउंट यहाँ दे दिया जाएगा। अब हमें
ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इस हम कैसे बनाएंगे? अब इसमें ये तो बताया नहीं है कि डेबिट साइड में लिखे हम इसे या क्रेडिट साइड में लिखे। तो देखिए उसके लिए हमें इनका नेचर पता होना चाहिए कि इन अकाउंट्स का नेचर क्या है और किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा था, पहले की वीडियो आप देख सकते हो, आपको मेरी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक पूरी की पूरी वीडियो स्पेशली अकाउंट्स में बनाई है, तो वो आप देख सकते हो। अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाते और नाम मात्र के खाते। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खातों में कुछ खाते डेबिट होते हैं, उनका डेबिट बैलेंस होता है, और कुछ खातों का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, किन किन खातों का डेबिट बैलेंस होता है? जैसे कि डेटर्स, जो कि हमारे देनदार है। हाँ, तो एक मिनट, आपको एक बात याद रखनी है, जितनी भी एसेट्स होती हैं जो कि व्यापारी की संपत्ति है, वो सब हमेशा डेबिट होती है, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और उन्हें हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे। और जितनी भी लाइबिलिटीज होते हैं, दायित्व होते हैं, जो पैसा हमें चुकाना है, दायित्व हमें पे करना है, वो सब हमेशा क्रेडिट होते हैं और उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये एसेट्स है या लाइबिलिटी है? तो हम देख लेते हैं। देखिए डेटर्स क्या होते हैं? जो बिजनेस के देनदार होते हैं, यानी बिजनेस में उनसे पैसा लेना है और जो पैसा हमारे बिजनेस में आना है तो वो बिजनेस की एसेट्स होंगी। तो डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स जब भी क्वेश्चन में आता है तो आप ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखोगे। उसी तरीके से बैंक अकाउंट, बैंक में कुछ ना कुछ पैसा हमेशा रहता है अकाउंट में, तो बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कुछ कंडीशन में इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जिसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। थर्ड है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ऑनर जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा या माल यूज करता है बिजनेस में से, तो उस कंडीशन में ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट का मतलब है बिजनेस का जो ऑनर है, ऑनर का नाम कभी भी लिखा नहीं जाता है, उसकी जगह ड्राइंग्स लिखा जाता है। जब भी जो पाने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि रिसीवर होता है, रिसीवर को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो ऑनर जब रिसीव करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है या माल निकालता है, तो उस कंडीशन में ऑनर रिसीवर हो जाता है और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाता है। इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब हम क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, जिन्हें कि हमें पैसा चुकाना है, पे करना है। तो ये बिजनेस के लिए दायित्व है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब भी बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है उससे ज्यादा पैसा यूज किया जाता है तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष का हमेशा क्रेडिट शेष होता है। बिल्स पेबल, जो बिल्स हमें पे करने हैं वो दायित्व है, उनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। इसी तरीके से कैपिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल जो होती है, कैपिटल का जो पैसा होता है वो बिजनेस में इस तरीके से लायबिलिटी होता है। जब भी बिजनेस का एंड होता है या समाप्त किया जाता है, बंद कर दिया जाता है बिजनेस को, तो उस कंडीशन में कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो पे करना होता है। तो ये दायित्व होता है बिजनेस के लिए कैपिटल अकाउंट, इसलिए इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसी तरीके से सेकंड है वस्तुगत खाते, जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। अब इसमें भी कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है और कुछ का क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे कि एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होती हैं, मशीन, फर्नीचर, प्लांट्स, बिल्डिंग, गुडविल, ट्रेडमार्क, एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, यानी कि जो दिखाई देने वाली होती है उन्हें टेंजिबल कहते हैं, जैसे कि मशीन, फर्नीचर, स्टेशनरी। और जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, संपत्ति किसी भी तरीके की हो, ऑल एसेट्स जो होती हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली एसेट्स दे दी, मशीन,
या बिल्डिंग लिख दिया, तो आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखना है। उसी तरीके से जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं, जितने भी दायित्व होते हैं, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके अलावा देखिए, माल से रिलेटेड जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि जिसे कि स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी वस्तुगत खातों के अंदर ही आते हैं, क्योंकि वस्तु, माल वस्तु ही है। तो कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, एक तो परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, जब भी माल खरीदा जाता है तो माल बिजनेस में आता है, जो चीज बिजनेस में आती है उसे हमेशा डेबिट किया जाता है, परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल जब रिटर्न हमारे पास आ रहा है, सेल्स रिटर्न का भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। उसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का भी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एक तरीके से हमारे लिए संपत्ति है और संपत्तियों का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, यानी खरीदा हुआ माल हम रिटर्न कर रहे हैं तो बिजनेस से वो माल जा रहा है, इस तरीके से। तो वस्तुगत खातों में जिनका डेबिट बैलेंस होता है वो है असेट्स। असेट्स में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, चाहे वो संपत्तियां टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, हर तरह की एसेट्स उसमें आएगी, लेकिन उन सभी का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, इनका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज जितनी भी होती है, जितने भी दायित्व होते हैं, जो भी पेमेंट हमें करना है, हमारे बिजनेस से पैसा जाना है, उन सब का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और लास्ट होते हैं नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते, नाम मात्र के खातों में वो खाते होते हैं जो कि प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस उनसे रिलेटेड होते हैं। जब भी बिजनेस में जितने भी लॉस होते हैं, लॉस और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उन सबका डेबिट शेष होता है। ठीक है। उसी तरीके से जब प्रॉफिट होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होंगे या इनकम होंगी, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लॉस है या एक्सपेंसेस है, तो हम इस तरीके से जान सकते हैं कि हमें एग्जाम में दिया हुआ होगा कि रेंट पे किया, सैलरी पे की, इंटरेस्ट पे किया, तो इसका मतलब वो एक्सपेंसेस है, उनका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट है, इनकम हो रही है कि कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, तो उस कंडीशन में वो प्रॉफिट या इनकम कहलाएगा और उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एक बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है एग्जाम के पर्पज से भी और वैसे भी आपको आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है, बस इतना लिख दिया गया है रेंट, कमीशन, अब हमें पता कैसे लगेगा कि रेंट चुकाया है हमने या रेंट हमें मिला है। उसी तरीके से कमीशन हमें मिला है या हम कमीशन पे कर रहे हैं, अब इससे कैसे पता लगेगा। ठीक है, इसे देखकर तो हम नहीं पता लगा सकते, तो अब हम इसे एक्सपेंसेस मानेंगे या इनकम मानेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब भी एग्जाम में इस तरीके से दिया होगा, तो उसे हम एक्सपेंसेस ही मानेंगे। अगर इनकम होगा तो वो क्लियरली बता देगा हमें कि रेंट रिसीव, तो इस कंडीशन में इनकम है। कमीशन रिसीव, तो इस कंडीशन में ये इनकम है। लेकिन ना रिसीव लिखा जाता है ना पेमेंट लिखा जाता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेंट, कमीशन इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो आपको उसको हमेशा एक्सपेंसेस ही मानना है या लॉस ही मानना है, उसको इनकम नहीं मानेंगे। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। और इस तरीके से जब भी कोई अकाउंट आपको दिया जाएगा तो आप उसे एक्सपेंसेस या लॉस में मानेंगे और उसका हमेशा डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ट्रायल बैलेंस में आप उसको डेबिट वाले कॉलम में ही लिखोगे। ओके, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये 5 नेम याद रखने हैं। पहला असेट्स, ठीक है, सेकंड लाइबिलिटीज,
थर्ड है इनकम या प्रॉफिट। फोर्थ है एक्सपेंसेस या लॉसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस। और लास्ट है कैपिटल। और ये हमेशा फिक्स होता है, इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। असेट्स कोई सी भी हो उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, जिसे कि नाम शेष बोलते हैं। उसी तरीके से लाइबिलिटीज का हमेशा, लाइबिलिटीज यानी जितने भी दायित्व होते हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जमा शेष। जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस यानी कि जमा शेष। एक्सपेंसेस और लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इन्हें डेबिट साइड में ही लिखा जाता है, चाहे ट्रायल बैलेंस हो चाहे जर्नल में ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हो। कैपिटल का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये पांचों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, समझ लेनी है। अब असेट्स में कुछ भी असेट्स हो सकती है, लाइबिलिटीज में कोई सा भी दायित्व हो सकता है, इनकम कोई सी भी हो सकती है, एक्सपेंसेस में कोई सा भी हो सकता है और कैपिटल तो आपको पता ही है, जो कि किसी ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर आपको आ गया तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और उसे आपको कैसे सॉल्व करना है। हमने बैलेंस निकालना बहुत अच्छे से देख लिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित ये जो आपको सूचनाएं दी गई हैं, इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है, साइड में मैंने यहाँ लिख दी है। इन इंफॉर्मेशन से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक है 1500 रुपए, हम यहाँ फर्स्ट नंबर लिखेंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक अभी अभी हमने देखा था, ओपनिंग स्टॉक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, और डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट साइड में हम 1500 रुपए का अमाउंट लिख देंगे। इसी तरीके से सेकंड दिया हुआ है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए तो हमें बैलेंस निकालने आ ही गए हैं। सेकंड परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट कॉलम में हम लिख देंगे 16,000 रुपीज। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का भी अभी हमने पढ़ा था। सेल्स का मतलब होता है माल जब भी हमारे बिजनेस से जाता है, जो भी चीज वस्तु बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है, और सेल्स का हमेशा क्रेडिट शेष होता है। यहाँ हम सेल्स अकाउंट लिख के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 18,000 रुपए। फोर्थ डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट अकाउंट्स नेम में लिख के, डेटर्स जो कि हमारे देनदार होते हैं इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में हम लिखेंगे 5,000 रुपीज। देखिए अब एग्जाम में जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये नहीं बताया गया है कि इनका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसमें कौन सा जो है हम डेबिट में लिखें और कौन सा अमाउंट हम क्रेडिट में लिखें। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। वो अभी हमने बहुत अच्छे से समझा था। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो कि हमारे लेनदार होते हैं, हमारा दायित्व होता है, और जो दायित्व होते हैं वो हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं, क्रेडिट बैलेंस उनका होता है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 4,000 रुपए का अमाउंट। उसके बाद है परचेज रिटर्न, यानी खरीदा हुआ माल हम रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न का क्रेडिट शेष होता है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 400 रुपीज से। उसी तरीके से नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है, रिटर्न्स इनवर्ड भी इसे बोलते हैं। सेल्स रिटर्न
अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो 600 रुपए का अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखेंगे। 8 नंबर पे है कैश। कैश वस्तु होती है, एसेट्स भी होती है, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है कैश अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड में हम लिख देंगे 2000 रुपीज का अमाउंट। 9th नंबर का है अकाउंट सैलरीज अकाउंट। सैलरीज एक्सपेंसेस है, खर्चा है बिजनेस के लिए, ठीक है, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है सैलरीज अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड में हम 1000 रुपए का अमाउंट लिखेंगे। रेंट अकाउंट किराया है। अब देखिए यहाँ ये नहीं लिखा है कि रेंट रिसीव किया है या रेंट पे किया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंसेस माना जाएगा, यानी पे किया हुआ माना जाएगा, और एक्सपेंसेस हमेशा एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। रेंट अकाउंट और डेबिट साइड में हम लिख देंगे देखिए यहाँ क्वेश्चन में रेंट रिसीव लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव हुआ है तो ये इनकम है, और इनकम या प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि रेंट रिसीव हो रहा है यहाँ पे। क्रेडिट कॉलम में 3700 रुपए से हम लिखेंगे। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट अकाउंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल मान लीजिए आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा तो क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के सबसे लास्ट में, ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया जाएगा। जब भी आपका ट्रायल बैलेंस जहां भी बन के तैयार हो जाएगा पूरा, उसके बाद नीचे नोट में आप लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो भी इसका अमाउंट होगा वो आप यहाँ लिख दोगे 2500 रुपए से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट कॉलम में लिखोगे, लेकिन जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चन में, तो आप ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को मत लिखना, उसे आप अलग से ट्रायल बैलेंस जब पूरा बन जाए, आपका फॉर्मेट बन के तैयार हो जाए, उसके बाद आप नीचे साइड में लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2500 रुपए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनको करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है, इसलिए इसे ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है ध्यान देने योग्य वो ये है कि जब भी क्वेश्चन में स्पष्ट सूचना नहीं दी गई हो कि एक्सपेंसेस जो है वो पे किए हैं, रिसीव किए हैं, तो उन्हें पे माना जाएगा, उन्हें एक्सपेंसेस ही माना जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में रेंट रिसीव दिया हुआ है तो ये इनकम है, इसलिए इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है और इसे हमने क्रेडिट बैलेंस साइड में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट कॉलम का टोटल अगर करेंगे तो डेबिट कॉलम का टोटल आ जाएगा 26,100, और क्रेडिट साइड का टोटल जब हम करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 26,100 रुपये। तो इस तरीके से दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है और हमारा ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। 3 विधियां जो इसकी हमने पढ़ी थी, टोटल मेथड, बैलेंसिंग मेथड, टोटल और बैलेंस मेथड, उससे ट्रायल बैलेंस बनाना हो गया होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है तो आपको देखना है कि एसेट्स है, अगर जैसे कि एसेट्स है तो उनका डेबिट बैलेंस है, परचेज है, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स है, सेल्स से इनकम होती है तो इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसी तरीके से डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न का अभी हमने पढ़ा था, जो टेबल मैंने आपको बना के बताई थी वो आप आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसे समझ लीजिएगा। वो टेबल अगर आपको आ गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको बहुत इजीली ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा। इस तरीके से कैश भी एसेट्स होती है, ठीक है। सेल्स रिटर्न हो रहा है हमारा तो इनकम बढ़ रही है इससे, ये एक्सपेंसेस कम हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। सैलरी है, ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। और रेंट रिसीव हुआ है, यहाँ हम रिसीव लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड है
इसलिए ये इनकम है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।